हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस वाले बोर्ड पे मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज यहाँ पे शॉर्ट हैंड की क्लास में हो करके आज हम लोग अंग्रेजी के जो हमने पार्ट और स्पीच के लेक्चर को ब्रेक कर रखा था। बीच में आपको मैंने 4 पार्ट पढ़ा दिया था। आज 5वां लेक्चर हम लोग करेंगे, पार्ट नंबर 5। और ये जो बच्चे नए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने आपको जब मैंने अंग्रेजी पढ़ानी शुरू करी थी तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपको जब भी ग्रामर पढ़ाया जाएगा यहाँ पर मेरे द्वारा, मैं आपको जीरो से लेकर के शुरू करूंगा चीज़ों के, बिल्कुल जीरो से। जो बच्चा कभी अंग्रेजी पढ़ा नहीं है वो मेरी क्लासेस देखेगा। तो हम लोगों ने यही बात ही किया था कि अंग्रेजी बिल्कुल शुरू कहाँ से होती, तो मैं आपको लेटर से शुरू करके चीज़ों को बताया था। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड के बाद हम वर्ड को जोड़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड का ग्रुप फ्रेज कहलाता है। फ्रेज को जब जोड़ते हैं तो फिर उसके बाद क्लॉज बन जाता है। तो जब हम लोग वर्ड के बाद डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ने लगते थे, बीच की कड़ी जो फ्रेज और क्लॉज की थी उसको छोड़ दिया करते थे। मैंने आपको उनके बारे में भी डिस्कशन किया, उनके बारे में भी बताया। और मैंने आपको ये बताया कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी लेक्चर्स आएंगे, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं दोस्तों, ये सारे 1 बाय 1 हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन इन सारे को पढ़ने के पहले सबसे जरूरी काम क्या होता है, एक प्रीमियर क्लास पढ़ा जाए। प्रीमियर का मतलब कि एकदम प्राइमरी, बिल्कुल जैसे आप दरवाजा जब लगाते हो तो दरवाजे पे सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, प्राइमर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उस पर जब पॉलिश चढ़ाओगे तो उसके पहले आपको प्रीमियर लगाना इसलिए जरूरी है कि जो उसका रियल वाला कलर है ना, तभी उस पर रंग चढ़ करके अच्छे से खिलेगा। तो ये प्रीमियर क्लास इतनी जरूरी है आपके लिए। तो मैं आपको बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है, 8। उन सारे का पहले फंक्शन आपको समझाऊंगा। तो हम लोग अपनी फंक्शन ही पढ़ रहे थे। मैंने पिछले क्लास में आपको वर्ब का एक अच्छा सा लेक्चर दिया था, उस सारे को आप पढ़ करके फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके इसी वीडियो के आई बटन में मैं पिछले क्लास की का जो प्लेलिस्ट वो पिन कर दूं, ताकि वो आप वहाँ से डायरेक्ट पहुँच पाओ। आप चाहोगे तो आप डायरेक्ट जाकर के प्लेलिस्ट से भी उसको विजिट कर सकते हो। तो बहुत सारी बातें हो गई इंट्रो के लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा लेक्चर नंबर 5 आज रहेगा, फंक्शन ऑफ एडवर्ब के बारे में। आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको वर्ब बता दिया था, एडजेक्टिव बता दिया था। एडवर्ब क्या होता है? देखो, एडवर्ब बेसिकली आज तक बचपन से लेकर के बूढ़े होने की कगार पे हम लोग आ गए हैं, और हम लोग ने हमेशा यही पढ़ा हुआ है कि जो एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की खासियत बताता है। जैसे जो एडजेक्टिव था दोस्तों, जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव का काम क्या था? एडजेक्टिव जो था वो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता था। एडजेक्टिव वो एक खास बात है जो किसी नाउन के अंदर या प्रोनाउन के अंदर छिपी हुई क्वालिटी को बताता है। तो ऐसे शब्द को क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं राम एक विद्यार्थी है, तो क्या विद्यार्थी होना किसी की खासियत है? क्या विद्यार्थी कोई खास बात है? नहीं, विद्यार्थी उसका एक धर्म है, विद्यार्थी उसका एक नाम है, उसका एक पेशा है, कह सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आदमी जो भी पढ़ रहा है, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम एक विद्यार्थी हो, तुम्हारी मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक विद्यार्थी हैं, तुम्हारे भैया पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब क्या? जो विद्या को ग्रहण कर रहा है। तो हर व्यक्ति विद्यार्थी कहलाएगा अगर वो काम करे। उसी तरीके से डॉक्टर, उसी तरीके से इंजीनियर, उसी तरीके से टीचर, यानी कोई भी उस फील्ड में एक काम करने वाला, कोई भी उस फील्ड में उस तरीके की लाइफ को एंजॉय करने वाला इंसान, उस तरीके की चीज़ों की, उस तरीके की प्रोफाइल को होल्ड करने वाला व्यक्ति उस नाम से जाना जाएगा। तो डॉक्टर किसको बोला जाएगा? टीचर किसको बोला जाएगा? तो भाई डॉक्टर टीचर भी एक तरीके का नाम है। कैसा? कि जो उस तरीके का पेशे में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा, ऐसे सभी लोगों को आप डॉक्टर बोलते हो। पढ़ाने वाले के पेशे में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों का एक कॉमन सा नाम क्या है? टीचर। तो ये डॉक्टर, टीचर, ये सब खासियत नहीं है, ये सब किसी के नाम है। तो खासियत क्या है? मैं बोलिए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो किसी का नाम हो गया, है ना। लेकिन मैं बोलूँ डॉक्टर ईमानदार है, डॉक्टर बहुत ईमानदार है, टीचर बहुत मेहनती है, स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये हार्ड वर्किंग हो गया, ईमानदार हो गया, है ना, मेहनती जो हो गया। ये सारे जो शब्द हैं अब ये खासियत बता रहे हैं। तो जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, मैं बोलूँ राम ईमानदार लड़का है, तो राम ईमानदार है ना, तो ईमानदारी जो है वो राम के बारे में एक खास बात है। तो ईमानदार जो शब्द है वो राम, राम का मतलब क्या? एक नाम है, ये नाम के बारे में खासियत बताई जा रही है। तो नाम के बारे में जो खासियत बताई जाएगी तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से मैं बोलूँ राम की जगह पर मैंने वह लगा दिया, वह ईमानदार है,
तो भाई जब मैं बोल रहा हूँ वह ईमानदार है, तो वह एक प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन के बारे में एक जानकारी दी जा रही है क्या, कि वो ईमानदार है। तो जो ईमानदार शब्द है, अब ये प्रोनाउन की खासियत बता रहा है। तो मैं ये सब बातें आपको बताया था। एडजेक्टिव जो था नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ खास बातें बताता है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है। तो ऐसे शब्द को हम बोलेंगे ये एडजेक्टिव है। लेकिन जो हमारा एडवर्ब है, बेसिकली आज तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई जो एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर कि ही रन्स फास्ट, है ना, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब बताओ, ये रन जो है एक काम है, ही रन्स वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज। तो मैं पूछूं, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि वो कैसे दौड़ता है, तो आपका जवाब आएगा वो तेज दौड़ता है। तेज दौड़ने का मतलब जो शब्द फास्ट आया हुआ है ना, वह की विशेषता नहीं बता रहा, वह उसके दौड़ने की विशेषता बता रहा है, वह उसके काम की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या होता है, ये वर्ब है हमारा, और इस वर्ब की खासियत कौन बता रहा है, ये, और इस वर्ब की खासियत ये बता रहा है। इसलिए जो वर्ब को बताएगा, वर्ब की खासियत बताएगा। नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताने वाला एडजेक्टिव होता है, वर्ब की खासियत बताने वाला एडवर्ब होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब हो जाएगा। तो आपने आज तक इस तरीके से एडवर्ब का जो बेसिक फंक्शन है यही सीखा था कि एडवर्ब जो होता है एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। हमने ये जाना था कि एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है हमेशा। तो यह बात समझ पाए, बहुत ही बेसिक सी बात थी कि वर्ब की तरफ से इशारा कर रहा है या वर्ब की तरफ थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा दे रहा है। क्या बात आप नहीं जानते हो वो आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला आपको काम समझ में आया कि कोई भी जो एडवर्ब होता है, फंक्शन ऑफ एडवर्ब में कोई भी एडवर्ब, वो पहली बात तो वर्ब के बारे में कुछ जानकारी एक्स्ट्रा देगा, पहली बात। चलो समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली का मतलब क्या हो गया, वह उसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, उसने ब्रिलियंटली परफॉर्म किया। तो परफॉर्म कैसे किया, मैं आपसे अगर सवाल करूं कि उसने कैसे परफॉर्म किया, तो मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं उसके परफॉर्मेंस के बारे में कि उसने परफॉर्म कैसे किया। तो आप बोलोगे सर उसने परफॉर्म ब्रिलियंटली किया। उसने कैसे परफॉर्म किया, ब्रिलियंटली किया, है ना, उसने कैसे परफॉर्म किया, ब्रिलियंटली। तो परफॉर्म भाई क्या है, परफॉर्म एक वर्ब है, और इस वर्ब की खासियत ये शब्द बता रहा है, और ये शब्द क्या है, ब्रिलियंटली क्या कहलाएगा, क्योंकि इस वर्ब की खासियत बता रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। तो आप एक बात समझ पाए, पहले जो हमने आप लिखा है, जो एडवर्ब होता है वो क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को। तो इस वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, आप इस सेंटेंस के माध्यम से समझ पाए। अब हम लोग देखेंगे अगला हमारे पास जो लिखा है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे करता है, हमारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी परफॉर्म्ड वेरी या क्वाइट, कुछ भी आप पढ़ लो, मैं वेरी क्वाइट में कुछ भी आप पढ़ करके इसको देखो, शी परफॉर्म्ड वेरी ब्रिलियंटली या शी परफॉर्म्ड क्वाइट ब्रिलियंटली। ये जो क्वाइट या वेरी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब इनके बारे में हम समझते। देखो, शी परफॉर्म्ड, उसने परफॉर्म किया। तो कैसे परफॉर्म किया, अगर मैं इसको हटा दूं तो अब तक क्या था, शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, उसने ब्रिलियंटली परफॉर्म किया। तो भाई ये हमारा क्या था, ये हमारा था वर्ब, है ना, ये हमारा वर्ब था, और यहाँ पे ब्रिलियंटली क्या था, एडवर्ब था सर। तो ये हमारा वर्ब था और ये एडवर्ब था। ये तो बिल्कुल बात समझ में आ गई थी आपको। तो अगर ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसको हटा देता हूँ, शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, उसने शानदार प्रदर्शन किया। मैं पूछूं कि सिर्फ शानदार, नहीं सर, उसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। यानी अब आप क्या किए, अब आप इस ब्रिलियंटली की डिग्री को भी बढ़ा दिए। ब्रिलियंटली की डिग्री को आपने क्या किया, अप कर दिया। यानी कैसे अप कर दिया, यहाँ पे एक शब्द आपने लगा दिया, वेरी या क्वाइट। तो वेरी या क्वाइट क्या कर दिया, इस वेरी और क्वाइट ने इस एडवर्ब की डिग्री को बढ़ा दिया। तो भाई एडवर्ब की डिग्री बढ़ाने वाला भी एक एडवर्ब ही होता है। तो अगर आप अब आप पूछेंगे सर तब ये क्या है,
तो इस एडवर्ब की डिग्री को किसने बढ़ाया है? इसने बढ़ाया। तो ये एडवर्ब की डिग्री को बढ़ाने वाला एक एडवर्ब है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री इसी कैटेगरी में आते हैं, वेरी या क्वाइट हो गया। तो वेरी या क्वाइट जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्यों डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री है? क्योंकि इस ब्रिलियंटली के डिग्री को ये अप कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यानी आप ये बात समझ पाए कि जो हमारा एक एडवर्ब होता है वो तो पहली बात वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसको इस वाले एग्जाम्पल को मैंने पहले लिख दिया है। तो यानी एडवर्ब का जो काम होता है ना, ये सेंटेंस के में हमने क्या लिखा? शी परफॉर्म्ड वेरी ब्रिलियंटली। तो ये जो ब्रिलियंटली है वो भी एक एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी ये एक एडवर्ब है। तो ये भी एडवर्ब और इसको क्वालिफाई करने वाला ये भी एडवर्ब। यानी एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यही तो मैंने लिखा है, एक क्वालिफाई, एक जो एडवर्ब होता है ना वो एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और एक तो वर्ब को क्वालिफाई करता है ये, है ना। तो आप ये दोनों बात समझ पाए कि पहले वाले में शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, तो वो कैसे परफॉर्म की? तो आप बोलेंगे ब्रिलियंटली परफॉर्म की। तो ये ब्रिलियंटली जो शब्द है ये वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हम इसको एडवर्ब बोलेंगे। उसी तरीके से शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली तो था ही हमारे पास, तो ये एडवर्ब, ये हमारा वर्ब हो गया, इस वर्ब की तरफ इशारा इसको करवा रहे हैं, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और इस एडवर्ब की डिग्री कौन बढ़ा रहा है? वाइट या वेरी बढ़ा रहा है। तो इस एडवर्ब की डिग्री बढ़ाने वाला भी कौन होता है? एक एडवर्ब ही होता है। तो यहाँ से ये समझ पाए कि जो एडवर्ब होगा वो एक वर्ब की तरफ भी इशारा करता है और एक एडवर्ब की तरफ भी इशारा करता है। अब आगे अगला सेंटेंस समझते हैं। शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, वह एक बहुत अच्छी परफॉर्मर है। अभी आप मैं इन दोनों शब्दों को गायब कर दूंगा। तो शी इज अ परफॉर्मर, वो कौन है? परफॉर्मर है ना। शी इज अ परफॉर्मर, तो मैंने अभी बताया था वह परफॉर्मर है, वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है। तो ये सब क्या है? एक तरीके के नाम है ना, ये कॉमन से नाम। तो जितने भी लोग परफॉर्म करने आए होंगे वो भी एक कॉमन सा नाम उन सभी के लिए, वो भी क्या? परफॉर्मर है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ शी इज अ परफॉर्मर, शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, ये जो परफॉर्मर है हमारा, ये क्या कहलाएगा? ये हमारा नाउन है ना। अब इस नाउन की खास बात क्या है? इस नाउन की खास बात क्या है कि वो बहुत ही अच्छी है ना। शी इज अ गुड परफॉर्मर। अब ये जो गुड दोस्तों शब्द है, गुड, ये गुड जो शब्द है किसकी तरफ इशारा कर रहा है? परफॉर्मर की तरफ इशारा कर रहा है। तो शी इज अ गुड परफॉर्मर, तो इस नाउन की तरफ इशारा करने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। मैंने शुरू के ही क्लास में आपको बताया कि जो नाउन की तरफ इशारा करेगा उसको आप क्या बोलोगे? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। क्योंकि ये जो गुड है ना, ये परफॉर्मर यानी कि नाउन था, इस नाउन की तरफ ये शब्द इशारा कर रहा है। तो नाउन की तरफ इशारा करने की वजह से इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। अब एक बात समझिए दोस्तों, इस सिर्फ मैं अगर इतना बोलूं शी इज अ गुड परफॉर्मर, वह एक अच्छी परफॉर्मर है, मैं बोलूँगा सिर्फ अच्छी है? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो बहुत अच्छी परफॉर्मर है। यानी आपने इस डिग्री, इस ये गुड की, पहले आप अच्छी बोल रहे थे, अब आप अच्छी से क्या बना दिए? बहुत अच्छी। यानी आपने फिर से इस एडजेक्टिव की अब की बार आपने डिग्री बढ़ा दी। इस वाले सेंटेंस में आपने इस एडवर्ब की डिग्री को बढ़ाया था, और यहाँ पे आपने क्या किया? इस एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि इस नाउन की खासियत बता रहा है। तो इस एडजेक्टिव की डिग्री आपने बढ़ा दी, तो भाई ये एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ाने वाला ये क्या कहलाएगा? ये भी क्या है? एक एडवर्ब है। तो आप समझ पाए बात? तो एक एडवर्ब का काम क्या होता है? एक नाउन की तरफ इशारा करना, और एक एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री को बढ़ाना। इसमें ने क्या किया? डिग्री इंक्रीज कर दिया, डिग्री को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो आज के बाद आपको याद रखना है ये बात कि एडवर्ब का काम सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करना नहीं होता है, एडवर्ब का काम वर्ब को क्वालिफाई करना तो होता ही है बेसिकली, लेकिन वो एक एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरफ भी इशारा करता है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ एडवर्ब हो गया दोस्तों। इसी लेक्चर में हम लोग समझ लेते हैं, चूंकि हमारा ये सिर्फ प्राइमर क्लास है, अभी हमने आपको एडवर्ब की पूरी जानकारी नहीं दी है, मैंने आपको सिर्फ फंक्शन समझाया है, बहुत ही बेसिक सी बात, ताकि आपके दिमाग में इतना चला जाए। उसके बाद हम लोग इसके फुल फ्लेजेड जितने भी कंसेप्ट्स बनेंगे उन सारे को हम लोग पढ़ेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के सामने लग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, शी रोट अ लेटर टू मी,
अब ये क्या है, टू मी, ये मी जो है एक नाउन है, इस नाउन के पहले टू लगा हुआ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन कोई भी शब्द होता है प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या सॉरी यहाँ पे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के पहले लग जाए। क्या, स्काई, यहाँ पे लिखा है ना स्काई, तो स्काई मतलब आकाश, तो आकाश मतलब ये क्या है, नाउन है। तो किसी प्रोनाउन या किसी नाउन के पहले प्रीपोजिशन को प्लेस किया जाता है। क्यों प्लेस किया जाता है, ताकि इस नाउन या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन या जो नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका संबंध बताया जा सके किससे, दूसरे जो नाउन प्रोनाउन आया हुआ है ना सेंटेंस के अंदर उनसे। तो यहाँ पे शी आया हुआ है और इस स्काई के लिए यहाँ पे बर्ड आया हुआ है, तो इसका क्या संबंध है इस चिड़िया से, इस आकाश का इस चिड़िया से क्या संबंध है, कैसे पता चलेगा। तो भाई जब संबंध बोधक कोई चिन्ह लगाओगे, संबंध बोधक जब शब्द लगाओगे तभी तो प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध वाले कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संबंध बताता है किससे, जो नाउन या प्रोनाउन के आगे उसको लिखा जाता है, उस वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध आने वाले सेंटेंस में जितने जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनसे उनका संबंध बताता है। ये तो बात हो गई आपके डेफिनेशन की, ठीक है, मैंने डेफिनेशन को बिल्कुल पोस्टमार्टम करके आपको समझा दिया। अब हम लोग समझते हैं डेफिनेशन के बियॉन्ड कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, प्रीपोजिशन जब आप पढ़ते हो तो आपको जरूरत पड़ती है दो इंग्रेडिएंट की, जिसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आप समझते हैं। देखो, जब कभी कोई सेंटेंस के अंदर एक काम हो रहा हो, एक फंक्शन हो रहा हो, और उस फंक्शन का असर किसी के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, जैसे मैं बोलूँ आई बीट यू, तो मैं तुम्हें मारता हूँ, तो मैं मारूंगा तो तुम्हें डायरेक्ट चोट लगेगा ना, यानी मैं तुम्हें जब मारूंगा तो तुम्हारे ऊपर मेरे काम करने का असर ट्रांसफर हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी कोई नाउन, सॉरी जब भी कोई सब्जेक्ट, नाउन खैर प्रोनाउन नाउन तो सब्जेक्ट का काम करते ही, तो जब भी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, उसका काम अगर किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, उसका काम का जो असर है वो किसी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो जिसके ऊपर ट्रांसफर होगा उसको आप हमेशा ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और चूंकि काम उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है तो इसीलिए उसको आप बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी काम का असर डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ जाए तो उसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे, और काम का असर उसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े तो आप क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ शी रोट अ लेटर टू मी, तो शी रोट अ लेटर, मैं इतना पढ़ता हूँ, शी रोट अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा, सॉरी शी रोट अ लेटर, टू मी को छोड़ दो भी, उसने एक पत्र लिखा, तो उसने एक पत्र लिखा, तो शी रोट अ लेटर। तो मैं पूछूं यहाँ से इसको हटा दूं, मैं पूछूं उसने क्या लिखा, तो आप बोलोगे लेटर लिखा, यानी इस लिखने का जो असर है ना डायरेक्ट इस लेटर पे पड़ रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट, सॉरी ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, अब मैं बोलूँ शी रोट अ लेटर मी, शी रोट अ लेटर मी, यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसके साथ है, लेकिन ये जो मी है ना ये अलग निकल गया। क्यों, क्योंकि इसका असर तो इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, जो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर इसका असर नहीं जा रहा है, एक ही के ऊपर असर जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस से बिना किसी प्रीपोजिशन के कनेक्ट होते हैं, यही बात आपको देखनी थी। तो जितने भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे दोस्तों, जिनके ऊपर डायरेक्टली असर ट्रांसफर हो रहा होगा, वो सारे सेंटेंस के अंदर सेंटेंस से बिना किसी प्रीपोजिशन के कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि यहाँ पे ये आ गया, इसको कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस के अंदर हमको क्या जरूरत पड़ती है, एक प्रीपोजिशन की, जो इसको गोद की तरह इसको चिपका करके रखे, तो उसी प्रीपोजिशन को हमको यहाँ लगाना पड़ता है। तो एक बात तो आप समझ पाए कि क्यों इसके नाउन के पहले इसको प्लेसिंग करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का खेल आ जाता है, इस वजह से आपको तीन अपनी छोटी डेफिनेशन पढ़ती हो, ठीक है। अगला हमारे पास सेंटेंस है द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, उधर पे छोड़ दो, द बर्ड इज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। अब मुझे बताओ, जब चिड़िया उड़ रही है तो क्या चिड़िया, अगर मैं बोलूँ चिड़िया उड़ रही है, मैं बोलूँ कहाँ उड़ रही है, तो आप बोलो आकाश में उड़ रही है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो क्या ये जो फ्लाइंग है, फ्लाइंग इसका असर, मैं ऐसे अगर बोलता हूँ द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग स्काई, द बर्ड इज फ्लाइंग द स्काई, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो फ्लाई शब्द है ना, यही चिड़िया के द्वारा काम किया जा रहा है, उड़ने का काम किया जा रहा है, तो क्या ये उड़ने का असर आकाश के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है? अगर चिड़िया उड़ेगी तो उसका कोई असर जाएगा आकाश के ऊपर? नहीं जाएगा, डायरेक्ट बात है, नहीं जाएगा। यानी ये जो हमारा स्काई है ना, ये हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये जो फ्लाई है, फ्लाई एक ऐसा एक्शन है जो किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कभी ट्रांसफर ही नहीं हो सकते हैं, है ना, वो कभी ट्रांसफरेबल होते ही नहीं। तो ऐसे सभी एक्शन के लिए हम लोगों को प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस जो हमारा वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच जाता है वो सेंटेंस से कनेक्ट हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वजह ये हो जाती है कि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे ये अपना असर उसके ऊपर डाल नहीं पा रहा है, इसके वजह से ये कनेक्ट हो नहीं पाता। और जब नहीं कनेक्ट हो पाता है तो हमको जरूरत क्या पड़ती है? एक प्रीपोजिशन की। तो वही प्रीपोजिशन मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो द बर्ड इज फ्लाइंग, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? इन द स्काई। कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ती है। तो इन्हीं सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते थे कि प्रीपोजिशन, प्री माने पहले, पोजीशन माने पोजीशन हो जाना। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले पोजीशन होकर के जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन आए रहते हैं सेंटेंस के अंदर, उनसे उसका संबंध बताता है। जैसे कुछ और एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं कमरे में हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या है? मैं कमरे के अंदर हूँ ना, तो मेरा तो यहाँ पे नाउन है, एक तो मैं हूँ, मैं एक प्रोनाउन हूँ, और एक कमरा एक नाउन है। तो मेरा संबंध इस कमरे से क्या है? मेरी पोजीशन इस कमरे में क्या है? कि मैं कमरे के अंदर हूँ। तो जो मेरी पोजीशन है बताने का काम कौन कर रहा है? इन, आई एम इन। तो मैं इसको अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा? आई एम इन द रूम। ये जो अगर इन शब्द न लगता तो क्या मेरी पोजीशन पता चल पाती कि कमरे में मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। आई एम एट द डोर। मैं तुम्हारे दरवाजे पर, मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ कि मैं दरवाजे पर कहाँ खड़ा हूँ। तो आई एम एट द डोर। ठीक है। तो ये जो इन शब्द है, एट हो गया, ऑन हो गया, ऑन टू हो गया, इन टू हो गया, ये सारे शब्द किसमें हम लोग पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन के अंदर पढ़ेंगे। चूंकि ये फुल फ्लेजेड अभी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ फंक्शन बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे आज के लिए खत्म हो गए। इसके बाद यहाँ यहीं तक होते हैं। इसके बाद कुछ जो कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। कंजंक्शन को मैं बता देता हूँ आपको 2 लाइन में। इसका हम लोग चैप्टर करेंगे, आपको परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है कि मैं बस ऐसे ही बता करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ आपसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो प्राइमर क्लास है ना, आज खत्म हो गया। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? अगला नाउन को शुरू करेंगे, और नाउन प्रोनाउन इस तरीके से 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ते चलेंगे कंप्लीटली डिटेल में। ठीक है। तो कंजंक्शन क्या होता है? 2 शब्दों या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है। जैसे मैं बोलूँ राम एंड श्याम, तो राम को श्याम से कौन किसने जोड़ा? एंड ने। तो राम को श्याम से जोड़ने वाला जो शब्द है ना, वो कंजंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, उससे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनता है। वो सारी बातें हम लोग डिटेल में करें, मैं एक एक चीज सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो कंजंक्शन बस आपको इतना ही याद रखना है कि कंजंक्शन का मतलब कनेक्टर है ना। कुछ WH टाइप वाले जो शब्द तो वो भी कंजंक्शन का काम करते हैं। ठीक। तो ये सारे टाइप में पढ़ाऊंगा आपको, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हम अपने दिल में कोई हार्ट में या कोई ऐसी अचानक से कोई फीलिंग आ गई आपको, है ना। और अचानक से जब फीलिंग आती तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल प्लान करना पड़ता है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपको, ऐसा तो नहीं होता। जैसे आप कोई एग्जाम आपका निकल गया और पास हो गए आप, तो अचानक से खुश होकर के चिल्ला करके बोलते हो। तो जो शब्द या जो बातें आपने बोली हैं खुशी के बारे, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट थी आपकी, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन कहलाती हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जैसे कभी कभी टीम जीत जाती तो बोलते हैं ना, हुर्रा टीम जीत गई, वी हैव वॉन द मैच। तो ये कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने एक शब्द बोला हुर्रा, है ना। उसी तरीके से ब्रेवो, शाबाश। तो ये सारे शब्द, कभी कभी बहुत दुख हो जाता है तो एलास बोलते हैं, है ना। इस तरीके का मार्क भी लगाया जाता है। ओह। तो ये सारे शब्द, ये सारी फीलिंग्स किसके अंदर पड़ी जाती है? इंटरजेक्शन के अंदर पड़ी जाती है। इंटरजेक्शन वे सभी शब्द होते हैं, ये तब बोले जाते हैं जब आपके अंदर दिल की कोई अचानक कोई फीलिंग आ जाए, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, वही होगा आपका। उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए हम लोग खत्म कर चुके हैं अपना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी 5 और 3 8 हमने टोटल आपको करा दिया। यानी प्राइमर ऑफ क्लास का आज पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गया 5 लेक्चर तक। बाकी 4 लेक्चर वीडियो पड़ी हुई है, इसके साथ ही मैं आपको पिन करा दूंगा, आप वहां से देख लेना। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नाउन के साथ, नाउन का फुल फ्लेजेड बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एंड तक पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल
वीडियो पसंद आता तो ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर तो ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच।